गुजरात की सूरत में भीषण आग लगी है। लकड़ी के गोदाम में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। दमकल की 10 गाड़ियां वहां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने की वजह क्या रही है अभी तक साफ नहीं है। जो तस्वीरें यहां से सामने आई है वो आपको हम दिखा रहे हैं। सूरत की तस्वीर है। भीषण आग यहां पर लगी। लकड़ी का गोदाम ये बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है, लेकिन अभी अपडेट ये है कि दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद है, जुटी हुई हैं। आग लगने की वजह क्या है इसके बारे में जानकारी वहां जुटाई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 टीमें वहां मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भयंकर ये आग की लपटें यहां से उठ रही हैं और किस वजह से ये आग लगी है, किस कारण से आग लगी है, इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन तुरंत फायर फाइटर्स को मौके पर बुलाया गया और इस लकड़ी के गोदाम में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स यहां पर लगातार जुटे हुए हैं। 10 गाड़ियां कहा जा रहा है दमकल कर्मियों की यहां पर मौजूद और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। गुजरात की सूरत की ये तस्वीर है। फर्नीचर का ये गोदाम है जहां पर आग लगी और हड़कंप मच गया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कहा यह जा रहा है कि 10 गाड़ियां यहां फायर ब्रिगेड की मौजूद है जो आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लाखों के सामान के जलने की खबर है। लाखों का जो सामान यहां पर रखा हुआ था उसके नुकसान की आशंका है। अब कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इस आग पर काबू पाने की है। लकड़ी का एक गोदाम, आग लगने से चारों ओर धुआं फैल गया। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। धुएं का गुबार यहां से उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं और पूरा इलाका धुएं से भर गया। हालांकि पूरी कोशिश यहां दमकल कर्मियों की ओर से की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लकड़ी का गोदाम है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग और तेजी के साथ भड़क गई और तेजी के साथ फैल गई, जिससे कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है फायर फाइटर्स को। 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, 10 टीमें लगी हुई हैं दमकल कर्मियों के आग पर काबू पाने के लिए। पंजाब के मोहाली से इस वक्त एक बड़ी खबर है। मोहाली में शराब फैक्ट्री के भीतर भीषण आग लगी है और फैक्ट्री में आग लगने से पराली के ढेर वहां पर जलकर राख हो गए। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है, ये देखिए आप, और कोई जनहानि की खबर अभी तक यहां से नहीं है। ग्रामीणों की मदद से दमकल ने आग पर काबू पा लिया, ये इस वक्त की अपडेट है। और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया के आग बुझाई है। ये मोहाली की तस्वीर है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ शराब की फैक्ट्री, उसके अंदर ये भीषण आग लगी और फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जानकारी ये है कि जो पराली का ढेर वहां पर रखा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया और इसीलिए आग और विकराल रूप लेता हुआ दिखाई भी दिया। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ है, कोई जनहानि की खबर नहीं है, ये राहत वाली बात है। लेकिन ग्रामीणों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि 2 घंटे तक वहां कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग को काबू में करने के लिए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर अभी काबू पा लिया गया है, ये इस वक्त की अपडेट है। लेकिन जिस वक्त वहां पर आग लगी थी, जिस वक्त आग भड़की थी, धुएं का गुबार उठ रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीर है। एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। जर्मनी में बीजेपी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जर्मनी में राहुल ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है। हरियाणा हम जीते थे लेकिन चुनाव चोरी करके हमें हराया गया। राहुल गांधी ने कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की चोरी साबित भी की थी। राहुल गांधी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। वो विदेश दौरे पर हैं, जर्मनी में उनकी मौजूदगी है और वहां पर बीजेपी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर उन्होंने बयान दिया है। बरसे हैं जमकर राहुल गांधी और उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा चुनाव का जिक्र किया उन्होंने कहा कि हरियाणा हम जीते थे लेकिन वोट चोरी जो हुई, चुनाव चोरी जो हुई, इसके वजह से हमको हराया गया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चुनाव की चोरी साबित की थी। One election in Telangana, we've one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country.
राहुल गांधी यही नहीं रुके। जर्मनी में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। हम भारत में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। भारत की चुनावी व्यवस्था में समस्या के आयोग जवाब नहीं देता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी निशाने साधे हैं, निशाने पर चुनाव आयोग को लिया है और राहुल गांधी ने कहा है कि हम भारत में जो है चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। भारत की जो चुनावी व्यवस्था है वो समस्या में है और आयोग से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आयोग जो है वो जवाब नहीं देता। राहुल गांधी ने ये बात कही है। Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. विदेश की धरती से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी राज्य में संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, राहुल गांधी ने कहा। और बीजेपी ताकत बढ़ाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, ये भी राहुल गांधी ने कहा कि खुफिया एजेंसियों का हथियारों की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और कांग्रेस ने कभी संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि और बीजेपी से नहीं, भारतीय संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे से लड़ रहे हैं। भारत के संस्थागत ढांचे पर बीजेपी का कब्जा हटाना होगा, कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की ओर से यह बात कही गई है। That there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened, the ED, the CBI, these people land up. As the opposition, we have to find ways to counter this. Method, a system of opposition resistance that will succeed, right? But we're not fighting the BJP. You have to understand that. We're fighting their capture of the Indian institutional structure. चीन में राहुल गांधी ने जर्मनी में राहुल गांधी ने चीन पर भी बड़ा बयान दिया कि राहुल ने की चीन के उत्पादन पर जोर देने की तारीफ। राहुल ने कहा कि चीन ने दुनिया को उत्पादन की दिशा दिखाई है। चीन ने गैर लोकतांत्रिक माहौल में भी उत्पादन किया है। उत्पादन नहीं कर पाए तो देश का चलना मुश्किल। बिना उत्पादन के बड़ी तादाद में रोजगार नहीं दे सकते। राहुल गांधी की ओर से चीन पर भी ये बयान दिया गया कि जर्मनी में उनकी मौजूदगी और वहीं से ये कहा कि country like India, country the scale of India, even country like the United States, even a country like Germany cannot give its people employment based on services. You have to have a production economy, you have to have manufacturing, and we have handed all that to the Chinese. China has shown the world that you can produce in a non-democratic environment. We have to prove to the world that actually you can produce in a democratic environment. So what are the models that are required? How do you think about production in a democratic environment? अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सियासत देश में लगातार जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा आरोप है, अरावली को बचाने नहीं बल्कि बेचने की साजिश कर रही है सरकार। अशोक गहलोत की ओर से कहा गया कि अरावली को खनन माफिया को देने की तैयारी है। अब सब मामले में सरकार की पोल खुली है। अशोक गहलोत की ओर से ये बात कही गई है। दरअसल 2002 में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी को 5 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से हटाकर सरकार के अंदर लाते ही शक्ति विहीन किया गया। अब सरकार जहां विपक्ष के दावों को भ्रामक बता रही है, वहीं विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है कि अरावली को बचाने नहीं बल्कि बेचने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है। अरावली को खनन माफिया को देने की तैयारी देश में की जा रही है। अब सब मामले में, जितने भी मामले हैं उसमें सरकार की पोल खुलकर देश के सामने आ गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर देश में सियासत किस तरीके से हो रही है ये आप जानते हैं। और इस बीच में ये बड़ा बयान दिया गया कि राजस्थान के पूर्व सीएम हैं अशोक गहलोत, उनकी तरफ से अरावली को बेचने की तैयारी कर रही है सरकार।
कहा तो बचाने की सरकार से उम्मीद थी, बचाने की उम्मीद पूरा देश ये कर रहा था, लेकिन अब अरावली को बेचने की साजिश की जा रही है। यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह करें पब्लिक को, 0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से, ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। और आपने जो अभी सरिस्का के साथ अन्याय किया है, सरिस्का का जो प्रोटेक्टेड एरिया, उसको आपने समाप्त करने के लिए जो चाल चली है और जिस प्रकार से आपने आनंद फानन में जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो उसको जो बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से ही देश में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 100 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ हैं उनको ही अरावली पर्वत माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, फैसला दिया गया है। उसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो 90% जो पर्वत श्रृंखला है वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ 10% ही बचेगा। तो ऐसे में जो अरावली को बचाने के लिए तमाम कोशिशें इतिहास में हुई हैं, अब क्यों उस पर हमला किया जा रहा है, क्यों अरावली को खत्म करने की तैयारी हो रही है, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है और राजस्थान में कल आपने पूरे दिन देखा किस तरीके से प्रदर्शन भी हुआ इस अरावली के मुद्दे को लेकर। अब आपके सामने जो है वो अरावली को लेकर उठ रहे सवाल और उन सवालों पर सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो आपको दिखा देते ताकि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार ने अरावली की परिभाषा क्यों बदली, तो इसके जवाब में केंद्र सरकार का कहना है कि हर राज्य में एक जैसी परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर ऐसा किया गया है और ये कोई नई परिभाषा नहीं है। 100 मीटर वाली परिभाषा राजस्थान में 2006 से ही लागू है। दावा किया जा रहा है कि अरावली की नई परिभाषा से इस पर्वतमाला के 90% हिस्से पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पूरी अरावली संरक्षित है और सुरक्षित है। दावे के मुताबिक 100 मीटर वाली परिभाषा के बाद अरावली के 90% से ज्यादा हिस्से में खनन का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन इस पर सरकार का कहना है कि इस पर्वत श्रृंखला के सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन की इजाजत है, वो भी पहले से है। विपक्षी दलों और अरावली बचाओ मुहिम में शामिल लोगों का कहना है कि नई परिभाषा से इस पर्वतमाला में अवैध खनन की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए ही आया है। हालांकि इसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अरावली के अस्तित्व पर सवाल किस तरीके से उठ रहे हैं वो हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा भी रहा है। अरावली को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर सरकार का तर्क क्या है, सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया है, ये सारी जानकारी हमने आपके सामने रखी। अरावली के मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे और अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है। अरावली पे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जो जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे कांग्रेस का झूठ बताया। विषय कांग्रेस का झूठ है, सारा नैरेटिव ही झूठ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो जजमेंट है ये अरावली में इलीगल माइनिंग को बैन करने के लिए है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के शासन में ग्रीन अरावली को बढ़ावा दिया गया। अरावली के मुद्दे पर दिल्ली से गुजरात तक हंगामा लगातार जारी है। राजस्थान की सिरोही में सर्व समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया और सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया।
राष्ट्रीय पशुपालक संघ की तरह ही कई संगठन विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए हैं। जल, जंगल और जमीन बचाने का अभियान चलाते हुए आक्रोश दिखाया जा रहा है। लोगों ने अरावली के आसपास खनन पर रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर हुंकार भरी। इनको अपन को बात भी मनवानी आती है, क्योंकि बात मनवाने के लिए सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है ना, तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। दरअसल सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला से सटे इलाकों में एक बड़ी खनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें करीब 3200 बीघा भूमि शामिल है। इसी को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। ऐलान किया गया कि अगर परियोजना रद्द नहीं की जाएगी तो 28 जनवरी को बड़ा आंदोलन शुरू होगा। अरावली के मुद्दे को लेकर पूरे देश में सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। राजस्थान के कई जिलों में कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरे और अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के चेहरे से नकाब उतर गया है। अरावली पे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जो जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे कांग्रेस का झूठ बताया। विषय कांग्रेस का झूठ है, सारा नैरेटिव ही झूठ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो जजमेंट है ये अरावली में इलीगल माइनिंग को बैन करने के लिए है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी के शासन में ग्रीन अरावली को बढ़ावा दिया गया। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में तेज रफ्तार ऑडी ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी और कारों में टक्कर मारने के बाद ऑडी खुद जाकर एक ट्रक से भिड़ गई, जिसके बाद ऑडी कबाड़ में तब्दील होती हुई दिखाई दी। ये 1.5 करोड़ रुपए की कार है जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। कार का पिछला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन जब इसके आगे की तस्वीर देखेंगे तो हादसे का अंदाजा आसानी से लगा सकेंगे। शीशा चकनाचूर हो चुका है, बोनट का नामो निशान नहीं बचा, सनरूफ हवा में लटक रहा है। हादसा दिल्ली के ओखला इलाके में हुआ। तेज रफ्तार में दौड़ रही इस कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और फिर सर्विस लेन में खड़े ट्रक से टकरा गई। अगर उस टाइम पे कोई सामने आता शायद उसका राम नाम सत्य हो जाता। हालांकि कार के एयरबैग खुल गए, जिसके चलते कार चला रहे शख्स की जान बच गई। पुलिस ने कार चला रहे शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इसी बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। महायुति में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। बीजेपी और शिंदे सेना के बीच टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको हम दें, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच भी गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। बड़ी खबर ये महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मी किस तरीके से बढ़ी, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। महायुति में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ है। लगातार एनडीए के भीतर टिकट वितरण को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं। बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई है, ये कहा जा रहा है। और साथ ही उद्धव राज ठाकरे के बीच भी गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। अब गठबंधन को लेकर जो पूरी तस्वीर है वो जल्द ही साफ हो सकती है। उससे पहले किस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, वो चाहे उद्धव और राज ठाकरे के बीच में हो या फिर महायुति के अंदर हो, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। और जो टिकट बंटवारा है उसमें जल्द ही ये कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई है, अहम बैठक हुई है दोनों के बीच में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों की मुलाकात हुई। अब क्या बात हुई उसको लेकर चर्चा जोरों पर है। और दूसरी ओर उद्धव और राज ठाकरे की बातचीत हुई है। ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। आज गठबंधन पर मुहर भी लग सकती है, ये बड़ी खबर है। खबरों में आगे बढ़े, यूपी से खबर है। यूपी के पीलीभीत में खेल महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं ने दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन तभी वहां एक हादसा हो गया। हरी झंडी दिखाते ही बीजेपी नेताओं ने दौड़ लगा दी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आगे आगे दौड़े, बाकी नेता उनके साथ में दौड़े, लेकिन तभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि से टकराकर पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जमीन पर गिर पड़े।
हैरानी की बात तो ये रही कि ना ही जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने उन्हें उठाने की कोशिश की और ना ही पीछे से दौड़ते आ रहे बीजेपी के नेताओं ने ऐसा किया। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में दिखा। कोई बगल से निकला, कोई जमीन पर गिरे नेताजी को फांदकर आगे निकला। वीडियो में यह भी नजर आया कि हेमराज वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि गुरभाग सिंह दौड़ शुरू होते ही एक दूसरे से टकरा रहे थे और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गुरभाग सिंह ने जानबूझकर पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा को धक्का दिया, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़े। वो तो गनीमत रही कि कुछ लोगों ने हेमराज वर्मा को जमीन से उठाया, वरना नेताओं में तो सबसे आगे निकलने की होड़ मची थी। ये घटना बताती है कि राजनीति की दौड़ में अपने साथी भी गिर जाएं, तो नेता उन्हें उठाने की बजाय आगे निकलने की कोशिश पहले करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं कि यूपी के कफ सिरप रैकेट का झारखंड कनेक्शन सामने आ गया है। कफ सिरप नेटवर्क के तार झारखंड और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। मामले में गठित एसआईटी की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए रांची के औषधि विभाग से लाइसेंस मिला और मामले में निशिकांत कुमार, शुभम जायसवाल, विशाल उपाध्याय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। एनसीबी सिलीगुड़ी ने केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये पूरा जो कफ सिरप का रैकेट है उसके तार झारखंड और बांग्लादेश से भी जुड़े हैं। ये बात सामने आई है एसआईटी की जांच में। ये कहा जा रहा है कि मामले को लेकर एसआईटी लगातार जांच करके आगे बढ़ रही है और उसी में यह खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए रांची के औषधि विभाग से लाइसेंस लिया गया और मामले में जो निशिकांत कुमार, शुभम जायसवाल, विशाल उपाध्याय के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। एनसीबी सिलीगुड़ी ने अब केस दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 9 साल के बाद बुलंदशहर गैंगरेप केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने इस पूरे ही मामले में सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सभी 5 दोषियों को कोर्ट ले जाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों पर 1,81,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये पूरा मामला 29 जुलाई 2016 का है, जब बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर एक परिवार के 6 सदस्यों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। इस दौरान लूटपाट के बाद महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत की गई। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से मुख्य आरोपी सलीम बावरिया की मौत हो चुकी है। इसी मामले में 2 आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ ने ढेर भी कर दिया। अब कोर्ट ने कन्नौज के रहने वाले जुबैर, साजिद और फर्रुखाबाद के रहने वाले धर्मवीर, नरेश और सुनील को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सबसे बड़ा अहम जो बदबूज जिसे बल मिला है मुकदमे को, वो डीएनए मैच था। जब दोषियों को बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तब ये दोषी खुद को निर्दोष बता रहे थे। बेकसूर हैं सब, बेकसूर फंसा है हमें इस केस में। पुलिस पे, प्रशासन पे दबाव पड़ रहा था जब इन्होंने अपना केस खोला। हम क्या कहेंगे? इस मामले की जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने की थी और जांच पूरी कर 5 नवंबर 2016 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के कैलाश में क्रिसमस का विरोध किया जा रहा है। मार्केट में लाल टोपी खरीदने पर महिलाओं से आपत्ति जताई गई है। महिलाओं को बाजार से जाने के लिए कहा गया और ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दिल्ली के कैलाश का ये मामला है। क्रिसमस का विरोध किया जा रहा है। यहाँ मार्केट में लाल टोपी खरीदने पर ये आपत्ति जाहिर की गई है। महिलाएं जो वहां पर पहुंची हुई थी उनको बाजार से जाने के लिए कहा गया, उनको भगा दिया गया। ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल कल शाम 7:30 बजे के आसपास कुछ महिलाएं और बच्चे मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं के शीर्षक वाले पैम्पलेट को मार्केट के दुकानदारों और राह चलते दुकानदारों को बांट रहे थे। तभी कुछ लोग वहां पर पहुंचे। लोगों ने इन्हें ऐसा करने से मना किया, रोका और मार्केट से उन लोगों को भगा दिया। ये उसी का वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। आज भी लगातार विरोध का सिलसिला, क्योंकि ये कल की तस्वीर है। कल जब यहां पर महिलाएं और कुछ बच्चे पहुंचे तो किस तरीके से विरोध किया गया। मार्केट में लाल टोपी खरीदने पर आपत्ति जाहिर की गई है। महिलाएं और बच्चे जो यहां पर थे उनको भगाया गया, जो क्रिसमस का विरोध कर रहे थे। अब इस पूरे ही मामले पर राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने मार्केट से महिलाओं को भगाने वालों की तुलना एक धर्म को के प्रति जो नफरत है उन लोगों पर निशाना साधा के। वहीं उस बाजार के लोगों ने क्या दलीलें दी हैं वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में क्रिसमस को लेकर के विवाद हो गया। आपको बता दें कि कल शाम को कुछ महिलाएं बच्चों के साथ क्रिसमस के त्यौहार पे जो लाल टोपी लगाई जाती है
वो लगा करके कुछ इसी जगह पर तकरीबन दर्जन भर जो महिलाएं और बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और क्रिसमस को लेकर के अपनी जो खुशियां हैं वो जाहिर कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर आते हैं और उनको जो है वो इस जगह से, इस सड़क से हटाने लगते हैं। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी जो है वो पोस्ट किया है, और आपको बता दें कि उस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि जो कुछ जो पुरुष हैं वो महिलाओं से कहते हैं कि आप जो क्रिसमस है वो यहाँ पर नहीं मनाने दिया जाएगा, अब बनाना है क्रिसमस तो अपने घर को चले जाओ। तो सबसे पहले हम आपको ये जगह दिखा दें, ये जगह एस्टैब्लिश कर दें कि इसी जो वीडियो की शुरुआत होती है वो इसी जगह से होती है। ये जो दुर्गा मसाले स्टोर की आप बोर्ड देख रहे हैं, यहीं से वीडियो की शुरुआत होती है और यहीं पर जो दर्जन भर महिलाएं और बच्चे हैं वो यहाँ पर क्रिसमस की जो लाल टोपी होती है वो अपने सर पर रखे हुए जो है वो क्रिसमस त्यौहार की जो खुशियां हैं वो मना रहे थे। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व है वो यहाँ पर आते हैं और फिर जो है वो उन्हें यहाँ से भगाते हुए चले जाते हैं। यूपी के संभल में मुस्कान जैसी एक पत्नी सामने आई है जिसने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर शव के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दिया। हालांकि पुलिस ने अब रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि रूबी ने पहले प्रेमी की मदद से एक सिर पर हथौड़े से वार किया और जबकि मौत हो गई, शव को ग्राइंडर से 4 टुकड़ों में बांट दिया। चालाक रूबी ने खुद जाकर थाने में पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो रूबी खुद फंस गई। नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पांव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अटकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था। पुलिस को जैसे ही राहुल का शव मिला, शक की सुई सबसे पहले रूबी की तरफ घूमी और जब पुलिस ने सख्ती बरती तो रूबी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। राहुल के शव पर अगर उसके नाम का टैटू ना मिलता तो इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि रूबी ने राहुल की हत्या आखिर क्यों की। कहानी बिल्कुल मुस्कान रस्तोगी जैसी, किरदार बिल्कुल सौरभ हत्याकांड जैसा और तरीका भी बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा मेरठ से सामने आया। फर्क सिर्फ ये है कि राहुल ने रूबी और गौरव को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर्स लाके उस व्यक्ति को हड़े वगैरह काटा था। राहुल के शव के टुकड़े करने के बाद रूबी ने उसके हाथों को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया, जबकि सिर को गंगा नदी में विसर्जित किया ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को पकड़ा। इस हत्याकांड में एक और युवक का नाम सामने आ रहा है जो रूबी का ही दोस्त है। इन तीनों ने लोहे की रॉड, जूते में कील ठोकने वाले हथौड़े से हमला कर राहुल की हत्या की। खुलासा होने के बाद जब पुलिस रूबी के घर पहुंची तो वहीं पर लोहे की रॉड मिली, जबकि हीटर पर खून के धब्बे नजर आए जो सूख चुके थे।